वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जो हमारी क्लास चल रही थी सौर मंडल के बारे में, उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और हमने पिछली क्लासेस में सौर मंडल या सौर परिवार के बारे में डिटेल में पढ़ा, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ाई की सौर मंडल के मुखिया सूर्य के बारे में, और उसके बाद फिर हमने पढ़ा ग्रहों के बारे में, और साथ ही हमने पढ़ा उन ग्रहों के उपग्रहों के बारे में। आज की क्लास में हम लोग सौर मंडल की कुछ और जो अवयव हैं या घटक हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो अगले जो अवयव या घटक हैं सौर मंडल या सौर परिवार के, उनमें से पहला है क्षुद्र ग्रह, जिसे लघु ग्रह या एस्ट्रोनाइट के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद हम फिर देखेंगे धूमकेतु। धूमकेतु जिन्हें पुच्छल तारे या कॉमेट के नाम से भी जाना जाता है। और फिर अंतिम में हम देखेंगे उल्का एवं उल्कास्म के बारे में। तो ये 3 टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज क्षुद्र ग्रह या लघु ग्रह या एस्ट्रोनाइट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्षुद्र ग्रह, जिसे लघु ग्रह या अंग्रेजी में इसे एस्ट्रोनाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, नाम में इसके लिखा हुआ है, एक इसका पर्यायवाची है लघु ग्रह। तो लघु ग्रह से क्या तात्पर्य हुआ? एक तो ये चीज पता चल गया कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो ग्रह, इसमें भी ग्रह शब्द जुड़ा हुआ है और यहाँ पे भी ग्रह शब्द जुड़ा हुआ है, मतलब ये ग्रह है, लेकिन कैसे ग्रह है? लघु ग्रह है। लघु का तात्पर्य होता है छोटा। तो ग्रहों के बारे में तो हमें जानकारी है। ग्रह किसे कहते हैं? तो ग्रह जो एक निश्चित परिक्रमा पथ में सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें ही हम ग्रह कहते हैं। बस यदि उनका आकार छोटा है तो उन्हें हम किस नाम से जानेंगे? लघु ग्रह या क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रोनॉइट्स के नाम से जानेंगे। तो ये जो क्षुद्र ग्रह या लघु ग्रह होते हैं वो छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जिनका आकार छोटा होता है और ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, है ना। तो ये हो गया क्षुद्र ग्रह। और ये क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो ये क्षुद्र ग्रह सारे सौर मंडल में चारों तरफ बिखरे होते हैं। कहीं भी ये पाए जा सकते हैं, कहीं पे कम मात्रा में, कहीं पे ज्यादा मात्रा में, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में जो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति। 2 हमारे ग्रह हैं जो एक के बाद एक आते हैं, है ना। पहला है मंगल ग्रह जो चौथे नंबर पे है, और 5वें नंबर पे सूर्य से दूरी के आधार पे मंगल चौथे नंबर पे आता है, और उसके बाद आता है बृहस्पति जो 5वें नंबर पे है। तो ये जो दोनों ग्रह हैं मंगल और बृहस्पति, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी मात्रा में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इनकी संख्या मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत अधिक होती है। तो ये बड़ी मात्रा में जो क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, इन्हें हम क्षुद्रिकाओं की पेटिका या क्षुद्र ग्रहों की पेटिका के नाम से जानते हैं, और इसे ही अंग्रेजी में एस्ट्रोनाइट बेल्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि क्षुद्र ग्रहों की पेटिका या एस्ट्रोनाइट बेल्ट्स किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो वो 2 ग्रह हैं मंगल और बृहस्पति। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम का। और इसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि वह सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है जिसे अब तक ढूंढा जा चुका है। तो जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है उसका नाम है सेरेस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह, अंग्रेजी में स्पेलिंग होगी CERES, सेरेस के नाम से इसे जाना जाता है। और यह क्षुद्र ग्रह सबसे पहले ढूंढा गया है। यह ढूंढा गया था सन 1801 में। और ऑब्वियस है, चूंकि ये सबसे बड़ा है, आकार में सबसे बड़ा है, इसलिए इसे ढूंढना बाकी की अपेक्षा में आसान था। तो ये हो गया एक क्षुद्र ग्रह जिसका नाम हमने देखा सेरेस, 1801 में जिसकी खोज हुई है।
अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि क्षुद्र ग्रहों को भी वर्गीकृत किया गया है, उसके कुछ प्रकार हैं जिनमें से हम यहाँ पे केवल एक प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे और उस प्रकार का नाम है ट्रोजन, है ना, मतलब ट्रोजन प्रकार के क्षुद्र ग्रह। तो ट्रोजन प्रकार का क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं ये हम आज देखेंगे। ट्रोजन तो ये क्या है, तो ट्रोजन किस प्रकार का क्षुद्र ग्रह है ये जानने के लिए सबसे पहले हमने जो पढ़ा है उसको हम रिकॉल करते हैं ग्रह के बारे में। तो ग्रह क्या होते हैं, ग्रह जो होते हैं वो एक निश्चित परिक्रमा पथ, नॉर्मली दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में, दीर्घ वृत्ताकार पथ में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, है ना। तो चलिए एक हम डायग्राम के द्वारा यहाँ पे समझते हैं कि ये हो गया हमारा सूर्य, सन, और एक दीर्घ वृत्ताकार कक्ष। अब जो बहुत सारे ग्रह हैं, 8 ग्रह जिनके बारे में हमने पढ़ा है, उनमें से हम कोई एक ग्रह ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। चलिए हम अपनी पृथ्वी ले लेते हैं। तो ये हो गई हमारी पृथ्वी। तो इस तरीके से इस दीर्घ वृत्ताकार पथ में जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है। अब मान लो कोई ऐसा क्षुद्र ग्रह है, ऐसा लघु ग्रह है जो पृथ्वी के परिक्रमा पथ में ही सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। मान लो वो यहां पे लोकेट है, ये एक क्षुद्र ग्रह हो गया, ठीक है। तो इसे हमने नाम दे दिया क्षुद्र ग्रह। ये एक छोटा पिंड है, छोटा आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। लेकिन खास बात क्या है कि इस छोटे पिंड या इस क्षुद्र ग्रह का परिक्रमा पथ क्या है, वही जो पृथ्वी का परिक्रमा पथ है। अर्थात ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के ही परिक्रमा पथ पे परिक्रमा कर रहा है सूर्य की। लेकिन ये इस पृथ्वी से या ग्रह से जिसके परिक्रमा पथ पे वो परिक्रमा कर रहा है उससे हमेशा एक निश्चित दूरी बना के चलता है, और इसी कारण ये जो क्षुद्र ग्रह है वो कभी भी पृथ्वी से नहीं टकराता है। तो इस प्रकार के क्षुद्र ग्रहों को एक कैटेगरी बना दी गई है उनकी, और नाम दे दिया गया है ट्रोजन क्षुद्र ग्रह, है ना। तो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह हम किसे कहेंगे, ऐसे क्षुद्र ग्रह जो किसी ग्रह के परिक्रमा पथ में ही परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा पूरी करते हैं, लेकिन वो उस ग्रह से एक निश्चित दूरी बना के चलते हैं। ऐसे क्षुद्र ग्रहों को ट्रोजन क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। अब ऐसे कितने ग्रह हैं जिनके परिक्रमा पथ में ट्रोजन क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो एक्चुअली में टोटली 8 ग्रह हैं हमारे पास, जिनमें से 6 ग्रह में या उनकी परिक्रमा पथ में क्षुद्र ग्रह अर्थात ट्रोजन क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। 6 में, है ना। किनको किनको छोड़ के, तो यदि हम बुध को छोड़ दें और शनि को छोड़ दें तो जितने भी ग्रह बचे, है ना, बचे अर्थात कौन कौन सा बच गया हमारा, तो शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, और 2 हैं अरुण और वरुण। तो ये जो 6 ग्रह हैं, 6 के परिक्रमा पथ में हमें क्षुद्र ग्रह मिल जाएंगे, और उन क्षुद्र ग्रहों को क्या कहा जाएगा, ट्रोजन। लेकिन वो क्षुद्र ग्रह इन सभी ग्रहों से एक निश्चित दूरी बना के रखते हैं, या तो उनसे कुछ दूर आगे होंगे या कुछ दूर पीछे होंगे, लेकिन कभी वो दूरी, है ना, में अंतर नहीं आएगा, ना वो दूरी घटेगी ना वो दूरी बढ़ेगी। इसलिए ये क्षुद्र ग्रह कभी इन ग्रहों से नहीं टकराते हैं। इनकी श्रेणी को नाम दिया गया है ट्रोजन। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं, और जैसे कि हमने इससे जस्ट पहले देखा कि एक जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह ढूंढा गया है उसे क्या नाम दिया गया है, सेरेस। उसी प्रकार से एक क्षुद्र ग्रह का नाम दिया गया है एक युवती जिन्हें सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, जिनका नाम है मलाला यूसुफजई। तो मलाला यूसुफजई कौन है, तो ये पाकिस्तान की एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिन्होंने वहां बालिकाओं की पढ़ाई के लिए बहुत कार्य किया, जिसके कारण उन्हें तालिबानियों की गोली का निशाना भी बनना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा, और उनके इसी प्रयास के कारण उन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। और फिर 1 साल बाद 2015 में नासा ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम उनके नाम पे रखा, मलाला यूसुफजई। तो ये हो गया क्षुद्र ग्रहों के नामों के बारे में। और आगे हम देखेंगे कि क्षुद्र ग्रहों के बारे में रिसर्च अभी भी चल रहा है, और जैसे कि हम देखते हैं कि चंद्रमा पे अंतरिक्ष यान भेजे जाते हैं, मंगल पे अंतरिक्ष यान भेजे जाते हैं, वैसे ही एक अंतरिक्ष यान जापान के द्वारा सन 2018 में भेजा गया एक क्षुद्र ग्रह में। अंतरिक्ष यान का नाम था
हायाबुसा 2, ये अंतरिक्ष यान भेजा गया था जापान के द्वारा 2018 में। और ये किस क्षुद्र ग्रह पे भेजा गया, तो उस क्षुद्र ग्रह का नाम रियुजू, और यहां पे हायाबुसा 2 नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया। तो उस अंतरिक्ष यान हायाबुसा 2 से 2 रोबोटिक रोवर रियुजू की सतह पर उतरे। तो ये ऐसा पहला सफल प्रयास था जो क्षुद्र ग्रहों के लिए, क्षुद्र ग्रहों की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया गया। और यह जो प्रयास था वह जापान के द्वारा सन 2018 में किया गया। इसके बाद हम एक और चीज देखते हैं क्षुद्र ग्रहों के बारे में। ये क्षुद्र ग्रह चूंकि सौरमंडल में कहीं भी हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, और ये पृथ्वी के वायुमंडल को चीरते हुए पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाते हैं, है ना। अगर यदि इनका साइज, इन क्षुद्र ग्रहों का साइज, इनका आकार छोटा है तो उन्हें वायुमंडल में ही नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन यदि इनका आकार बड़ा है तो वो पृथ्वी की सतह तक आ जाते हैं और पृथ्वी की सतह पे बड़े बड़े गड्ढे बनाते हैं जिन्हें क्रेटर के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर ऐसा हुआ भविष्य में कहीं कि अगर ऐसे क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की सतह तक ऐसी जगहों पे पहुंच गए जहां बहुत बड़ी आबादी निवास करती है, तो बहुत ज्यादा जन धन की हानि हो जाएगी। इससे बचने के लिए नासा के द्वारा एक प्लान या एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है डार्ट। और इस योजना के द्वारा नासा का यह प्रयास है कि जो भी क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले हैं, उनके डायरेक्शन को मोड़ दिया जाए और उन्हें पृथ्वी से दूर कर दिया जाए। तो ये सारी जानकारी हमने देखी क्षुद्र ग्रहों के बारे में। क्षुद्र ग्रह जिन्हें लघु ग्रह या एस्ट्रोलाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। क्षुद्र ग्रह किसे कहेंगे, तो ये छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की एक निश्चित परिक्रमा पथ में परिक्रमा करते हैं। ये हमने देखा क्षुद्र ग्रहों के बारे में। और उसके बाद हमने देखा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है मंगल और बृहस्पति के बीच में, और उन क्षुद्र ग्रहों के जो समूह है उसे क्षुद्र ग्रहों की पेटिका या एस्ट्रोलाइट बेल्ट्स के नाम से जाना जाता है। फिर हमने देखा सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है उसे हम सेरेस के नाम से जानते हैं, जिसकी खोज सर्वप्रथम सन 1801 में की गई। फिर हमने क्षुद्र ग्रहों का एक प्रकार देखा ट्रोजन, ऐसे क्षुद्र ग्रह जो किसी ग्रह के परिक्रमा पथ में ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन उस ग्रह से वो एक निश्चित दूरी बना के चलते हैं। फिर हमने देखा कि एक क्षुद्र ग्रह का नाम मलाला यूसुफजई के नाम पे रखा गया है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि क्षुद्र ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जापान के द्वारा सन 2018 में एक अंतरिक्ष यान हायाबुसा 2 भेजा गया था क्षुद्र ग्रह रियुजू पे, और उस अंतरिक्ष यान से 2 रोबोटिक रोवर इस रियुजू की सतह पे उतरे थे। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, और अगर ये वायुमंडल में नष्ट नहीं हुए तो पृथ्वी की सतह से आकर गड्ढे या क्रेटर निर्मित करते हैं। इनसे बचने के लिए नासा के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है डार्ट, जिसका प्रयास रहेगा कि क्षुद्र ग्रहों की दिशा को मोड़ दिया जाए और वो पृथ्वी की सतह से न टकरा पाए। तो ये सारी चीजें कंप्लीट जानकारी हो गई क्षुद्र ग्रहों के बारे में। और आगे हम पढ़ेंगे जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, धूमकेतु या कॉमेट्स। तो चलो आइए पढ़ते हैं धूमकेतु या कॉमेट्स के बारे में। धूमकेतु, इसे ही उच्छल तारा के नाम से जाना जाता है या अंग्रेजी में इसे कॉमेट्स कहा जाता है। तो अब हम जानते हैं कि धूमकेतु या पुच्छल तारे या कॉमेट्स किसे कहा जाता है। तो एक्चुअली में जो धूमकेतु है वो गैस, धूल, बर्फ, पत्थर के टुकड़ों एवं जल वाष्प से बना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि धूमकेतु का संघटन क्या है। तो सबसे पहले ये जो धूमकेतु है उसमें धूल, गैसें, जल वाष्प, पत्थर के टुकड़े और बर्फ भी होते हैं।
तो इन सब का जो समूह है उसे ही धूमकेतु या कॉमेट्स के नाम से जाना जाता है। और ये जो इन सभी चीजों का समूह है, इनका समूह भी सूर्य की परिक्रमा करता है, लेकिन इनका जो परिक्रमा पथ है वो इर्रेगुलर होता है, अर्थात अनियमित होता है, कोई फिक्स नहीं होता। जैसे हमने देखा था ग्रहों के बारे में कि ग्रहों का पथ दीर्घ वृत्ताकार होता है, लेकिन धूमकेतु का जो पथ है वो अनियमित होता है, असमकेंद्रित होता है, अर्थात इनका कोई फिक्स केंद्र नहीं होता है। तो ये सूर्य की परिक्रमा तो करते हैं, लेकिन इनका कोई निश्चित परिक्रमा पथ नहीं होता। और उससे बड़ी बात ये कि इनका जो परिक्रमा पथ होता है वो बहुत ही ज्यादा दीर्घ होता है, अर्थात ग्रहों के परिक्रमा पथ से भी बहुत बड़ा होता है, अर्थात ये सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं कुछ समय, और कुछ समय ये सूर्य के पास आते हैं। तो जब ये सूर्य से बहुत अधिक दूरी पे होते हैं तो सूर्य से दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण न ही उन तक सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है और न ही उन तक सूर्य की ऊष्मा पहुंच पाती है। इसलिए जो धूमकेतु होते हैं जब वो सूर्य से बहुत दूर होते हैं, और अक्सर ये सूर्य से दूर ही होते हैं, तब ये जो धूमकेतु हैं वो ठंडे होते हैं और प्रकाशहीन या अंधेरे में होते हैं अक्सर। तो ये होते हैं ठंडे या प्रकाशहीन या अंधेरे में। लेकिन फिर क्या होता है कि कभी न कभी ये सूर्य के पास में आते हैं। इनका परिक्रमा पथ तो निश्चित नहीं है कि ये किस रास्ते से आएंगे सूर्य के पास, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन समय कंफर्म होता है कि एक निश्चित समय अंतराल में ये उन रास्तों से या सूर्य के पास से गुजरते हैं। तो जब भी ये सूर्य के पास में आते हैं धूमकेतु, तो उससे क्या होता है कि चूंकि जब ये दूर में होते हैं, है ना, दूर में होते हैं तो ठंडे होते हैं। ठंडे होने के कारण क्या होता है कि जो धूमकेतु जो है ना, ये जो धूल, गैस, जलवाष्प, पत्थर के टुकड़े और बर्फ, जब ये सूर्य से बहुत दूर है ना, तो बहुत दूर है तो सूर्य की ऊष्मा उन तक नहीं पहुंच पा रही है। सूर्य की ऊष्मा नहीं पहुंच पा रही है मतलब वो ठंडे हैं, तापमान उनका कम है। तापमान कम है मतलब वो संगठित हैं, कॉम्पैक्ट है। तो ये धूल है या गैस है या जल वाष्प है, ये सारी चीजें कॉम्पैक्ट है, संघनित है, मतलब इनका आयतन है वो बहुत कम होता है। लेकिन जब ये सूर्य के पास में आते हैं तो सूर्य के ताप एवं सूर्य के विकिरण दाब के कारण, सूर्य के ताप और सूर्य के विकिरण दाब के कारण उनमें जो धूल और जो गैस पाई जाती है, तो वो गैस का एक गुबार या एक फव्वारा जैसा निकल जाता है। और वही फव्वारा, है ना, यदि हम पृथ्वी से देखें तो वो एक पूंछ की भांति दिखाई देता है। और इसीलिए धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहा जाता है। तो ये इसका जो नाम दिया गया है पुच्छल तारा, वो इसलिए दिया गया है क्योंकि जब भी धूमकेतु सूर्य के नजदीक आता है तो सूर्य के ताप एवं उसके विकिरण दाब के कारण धूमकेतु के धूल और गैस उनमें बिखराव होता है, फैलाव होता है ना। धूल एवं गैस के गुबार या फव्वारे निकलते हैं जो पृथ्वी से देखने पर पूंछ की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें पुच्छल तारा कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि ये जो धूल एवं गैस के गुबार हैं वो इतने ज्यादा निकलते हैं कि जो धूमकेतु है वो कई हिस्सों में विघटित हो जाता है या नष्ट ही हो जाता है ना। तो यदि धूमकेतु सूर्य के पास में आया, हमेशा नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसे चांसेस बनते हैं कि सूर्य के पास में आने के कारण उसके ताप और विकिरण दाब के कारण जो धूमकेतु है वो नष्ट हो जाता है। तो ऐसा भी होता है ना। फिर आगे हम देखेंगे कि ये जो धूमकेतु है उसकी संरचना कैसी है, अर्थात उसका स्ट्रक्चर कैसा है। चलिए आइए देखते हैं। संरचना, धूमकेतु की संरचना, क्या क्या चीजें शामिल है ये तो हम देख लिए, लेकिन अब हम देखेंगे कि ये किस तरीके का होता है, इसका आकार कैसा होता है ना। तो इसके संरचना के 3 हिस्से हैं। पहला जिसे नाभि के नाम से जाना जाता है, दूसरा जिसे कोमा कहा जाता है, और तीसरा जिसे पूंछ कहा जाता है। तो नाभि में क्या होता है, तो नाभि में होता है जो पत्थर और बर्फ के टुकड़े हैं, है ना, वो नाभि में पाए जाते हैं। नाभि मतलब केंद्र, है ना, तो पत्थर और बर्फ के टुकड़े, पत्थर और बर्फ के टुकड़े ये नाभि में पाया जाता है। और नाभि के चारों ओर धूल एवं गैस पाए जाते हैं। तो नाभि के चारों ओर जो धूल एवं गैस पाए जाते हैं उसे ही कोमा कहा जाता है। तो कोमा में क्या होता है, धूल एवं गैस।
तो जब ये धूमकेतु सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी पे होते हैं तो केवल दो ही पोर्शन, दो ही हिस्से होते हैं। एक होता है नाभि, नाभि जिसमें पत्थर और बर्फ के टुकड़े होते हैं, और उसके चारों ओर होते हैं धूल एवं गैस, जिन्हें कोमा कहा जाता है। लेकिन जब ये सूर्य के पास आते हैं तो क्या होता है, सूर्य के पास आने के कारण ताप एवं विकिरण दाब के कारण धूल एवं गैस के फव्वारे निकलते हैं, जो एक पूंछ की भांति दिखाई देते हैं ना। तो ये एक पूंछ का स्वरूप ले लेता है। तो इस तरीके से हमने देखा इसकी संरचना, धूमकेतु की संरचना। इसकी संरचना में तीन चीजें होती है, एक होता है नाभि, दूसरा होता है कोमा, और तीसरा होता है पूंछ। तो ये तीन चीजें हमने संरचना में देख ली। आगे चलिए हम देखते हैं क्या कौन कौन से धूमकेतु के बारे में हम जानते हैं। तो एक धूमकेतु जिसके बारे में हमें जानकारी है और उसका नाम है हेली। हेली धूमकेतु के बारे में क्या खास है, तो हेली धूमकेतु जो है वो हर 76 वर्ष में सूर्य के पास या पृथ्वी के पास में आता है, हर 76 वर्ष में। और ये बहुत चमकदार होता है। चमकदार क्यों, क्योंकि ये सारे जो धूमकेतु हैं वो चमकदार होते हैं, क्योंकि है ना जब वो सूर्य के पास में आते हैं तो पूंछ का निर्माण होता है, तो सूर्य की रोशनी जब उसमें पड़ती है तो वो चमकते हुए तारे की तरह दिखाई देता है। इसलिए हमने इसे नाम दिया है पुच्छल तारा, पूंछ, और वो भी कैसा पूंछ, चमकता हुआ पूंछ, इसलिए हमने कहा है पुच्छल तारा। तो एक जो पुच्छल तारा है जिसका नाम है हेली, जो 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। ये लास्ट टाइम दिखाई दिया था 1986 में। इसका मतलब अब ये नेक्स्ट टाइम दिखाई देगा 2062 में। तो ये हेली एक प्रकार का धूमकेतु या पुच्छल तारा या कॉमेट है। इसके बाद एक और जो धूमकेतु है उसका नाम है हेल-बॉप, और ऐसा इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके दो खोजकर्ता हैं, जिनमें से एक का नाम एलन हेल और दूसरे का नाम था थॉमस बॉब। तो दोनों खोजकर्ताओं को सम्मान देते हुए इस धूमकेतु का नाम इन दोनों खोजकर्ताओं के नाम पे रखा गया। एक का जो सरनेम है वो हेल और दूसरे का नाम है बॉब, इसलिए इस धूमकेतु का नाम पड़ा हेल बॉब, जो हेली से भी 1000 गुना ज्यादा चमकदार होता है। और एक और प्रकार है धूमकेतु का जिसे शूमेकर कहा जाता है। तो इसके बारे में हम थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर रहे थे। हमने जैसे कि पढ़ा कि जब धूमकेतु सूर्य के पास में आते हैं तो उनमें उनके जो अवयव होते हैं उनमें बिखराव होता है, और बिखराव के कारण कई बार वो विखंडित होकर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यदि वो नष्ट नहीं हुए, केवल उनका विभाजन हुआ, केवल उनका विखंडन हुआ, तो उसे कहा जाएगा शूमेकर। तो ये सारी चीजें हो गई धूमकेतु के बारे में। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। धूमकेतु जिसे पुच्छल तारा या कॉमेट्स के नाम से भी जानते हैं, इसके अवयव या घटक कौन कौन से हैं, तो धूल, गैस, जलवाष्प, पत्थर के टुकड़े और बर्फ। अक्सर ये सूर्य से बहुत दूरी पे होते हैं, और बहुत दूरी पे होने के कारण ये ठंडे होते हैं और अंधेरे में पाए जाते हैं, है ना। लेकिन ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और इनका जो परिक्रमा पथ है वो अनियमित होता है, असमकेंद्रित होता है, अर्थात इनका कोई फिक्स केंद्र नहीं होता है। और जब ये धूमकेतु सूर्य के पास में आते हैं तो सूर्य के ताप और विकिरण दाब के कारण इनके अंदर जो धूल है और जो गैस है वो बिखर जाता है, अर्थात उसमें फैलाव हो जाता है, और वो पृथ्वी से देखने पे एक पूंछ की तरह दिखाई पड़ता है, और साथ में वो चमकीला भी होता है ना। तो ऐसी पूंछ जो चमक रही है, इसलिए उसे नाम दे दिया गया पुच्छल तारा। फिर हमने इसकी संरचना के बारे में देखा। इसकी संरचना में तीन चीजें होती है, एक नाभि जिसमें पत्थर और बर्फ के टुकड़े पाए जाते हैं, दूसरा नाभि के चारों ओर का कोमा जिसमें धूल एवं गैस होते हैं, और जब इनमें बिखराव होता है तो वही किसमें तब्दील हो जाता है, पूंछ के रूप में तब्दील हो जाता है। तीन धूमकेतु के बारे में हमने देखा। पहला है हेली, और हेली जो है वो हर 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। लास्ट टाइम 1986 में दिखा था, अब वो दिखेगा 2026 या 2062 में, अर्थात 2062 में दिखेगा। एक जो धूमकेतु है जिसका नाम है हेल-बॉप, और एक का नाम है शूमेकर। शूमेकर जो क्या होता है कि शूमेकर एक प्रकार समझ लीजिएगा धूमकेतु का, नाम की बजाय प्रकार कहना उचित है, कि जब सूर्य का प्रकाश किसी धूमकेतु के ऊपर पड़े और वह कई खंडों में विभाजित हो जाए, तो इस प्रकार के धूमकेतु को हम क्या कहते हैं, शूमेकर। और ऐसी घटना लगभग 1000 वर्ष के बाद संपन्न होती है। तो ये सारी जानकारी हमने देखी धूमकेतु के बारे में। और नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे उल्का एवं उल्कास्म के बारे में। तो चले आइए पढ़ते हैं हम उल्का और उल्कास्म के बारे में वाले हैं।
उल्का एवं उल्कास्म के बारे में। उल्का एवं उल्कास्म जिन्हें ही मेटेरॉइड्स के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि किसे उल्का कहा जाता है। तो हमारे सौरमंडल में बहुत सारे ऐसे ब्रह्मांडी पिंड हैं जो चारों तरफ घूमते रहते हैं, छोटे छोटे पिंड हैं। तो ये इधर उधर घूमते रहते हैं। तो जब कभी भी क्या होता है कि ये जो पिंड है वो पृथ्वी के नजदीक आते हैं, तो पृथ्वी इन्हें अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी तरफ, अपने केंद्र की तरफ या अपने सतह की तरफ खींचती है। और जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो ये जो आकाशीय पिंड है जिन्हें हम उल्का के नाम से जानते हैं, ये पृथ्वी के वायुमंडल में जो विभिन्न परतें हैं, है ना, गैसों की जो विभिन्न परतें हैं, उनसे ये टकराते हुए पृथ्वी की सतह की तरफ आगे बढ़ते हैं। और उससे जो उल्का है और जो पृथ्वी के वायुमंडल की परतें हैं उनके बीच में होता है घर्षण। और घर्षण के कारण उन उल्काओं में आग लग जाती है और आग लगने के कारण वो हवा में ही नष्ट होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से उल्का जो है नॉर्मली 90% जो उल्का है वो हवा में ही, अर्थात पृथ्वी के वायुमंडल में ही समाप्त कर दिए जाते हैं। अक्सर हम रात में देखते होंगे कि एक चमकीली घटना होती है जिसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। एक रोशनी से हमें आकाश में दिखाई देती है। तो एक्चुअली में वो टूटता हुआ तारा नहीं है, वो उल्काओं का नष्ट होना है जो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। वायुमंडल में प्रवेश करने के कारण उनमें आग लग जाती है और आग लगने के कारण पृथ्वी की सतह में पहुंचने से पहले ही वो हवा में नष्ट हो जाते हैं, है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ उल्का जो पिंड है वो बहुत बड़े होते हैं, तो बहुत बड़े होने के कारण वो हवा में या पृथ्वी के वायुमंडल में नष्ट नहीं हो पाते और वो पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाते हैं। ऐसे उल्का पिंडों को उल्कास्म कहा जाता है। और जब ये उल्कास्म पृथ्वी की सतह से टकराते हैं तो पृथ्वी की सतह में बड़े बड़े गड्ढे निर्मित करते हैं और इन्हीं गड्ढों को कहा जाता है क्रेटर। तो जो गड्ढे उल्कास्म के द्वारा बनाए गए, उल्कास्म जो वायुमंडल में नष्ट नहीं हो पाया और पृथ्वी की सतह तक पहुंच गया, वो उल्कास्म है। और उसके द्वारा जो गड्ढे निर्मित किए गए पृथ्वी की सतह पे, उन्हें क्रेटर कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि ऐसे उल्कास्म, तो ऐसा एक उल्कास्म पृथ्वी पर पाया गया है जो सबसे बड़ा उल्कास्म माना जाता है और ये नामीबिया में पाया जाता है। नामीबिया में पाया गया है। नामीबिया में पाया गया सबसे बड़ा उल्कास्म, जिसे होबोवेस्ट नाम दिया गया है। तो ये एक उल्कास्म है, अर्थात उल्का का एक पिंड है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे गड्ढों के बारे में, क्रेटर के बारे में, जो इन उल्कास्मों के द्वारा निर्मित किया जाता है। तो एक बहुत बहुचर्चित जो क्रेटर है वो पाया जाता है यूएसए। यूएसए में एक स्थान है एरिजोना, और एरिजोना के पास एक जो क्रेटर पाया गया उसका नाम है बैरिगर क्रेटर। क्रेटर अर्थात गड्ढा, और ऐसा गड्ढा जिसका निर्माण उल्कास्म के द्वारा हुआ है। और इसी प्रकार से एक जो क्रेटर है वो हमारे भारत में भी पाया जाता है। भारत का जो एक राज्य है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में इस प्रकार का एक क्रेटर पाया जाता है जिसमें पानी भरने के कारण उसने झील का स्वरूप ले लिया और उसे हम लोनार झील के नाम से जानते हैं। लोनार झील, तो ये किस प्रकार का झील है? चूंकि इसका निर्माण क्रेटर से हुआ है इसलिए इसे हम क्रेटर झील भी कहते हैं, या अंग्रेजी में देखें तो इसे कहा जाएगा क्रेटर लेक। तो ये हमने देखा उल्का एवं उल्कास्म के बारे में। उल्का जो आकाशीय पिंड है और जब वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के पास में आते हैं तो पृथ्वी उन्हें अपने सतह की ओर आकर्षित करती है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि उन्हें वायुमंडल में ही नष्ट कर दिया जाता है या वायुमंडल की परतों से घर्षण के कारण उनमें आग लगती है और वो वायुमंडल में ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो उल्का पिंड पृथ्वी की सतह तक पहुंच गए उन्हें उल्कास्म कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने पर वे बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करते हैं जिसे क्रेटर कहा जाता है ना। नामीबिया नामक एक जो देश है वहां सबसे बड़ा उल्कास्म पाया गया है जिसे नाम दिया गया है होबोवेस्ट। और जो यूएसए के एरिजोना में एक क्रेटर है उसे नाम दिया गया है बैरिगर क्रेटर। भारत के महाराष्ट्र में एक झील पाई जाती है जिसका नाम है लोनार झील, जिसका निर्माण उल्कास्म के द्वारा बने क्रेटर या गड्ढों से हुआ है, इसलिए उसे क्रेटर झील या क्रेटर लेक के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हमने जानकारी प्राप्त की उल्का एवं उल्कास्म के बारे में। धन्यवाद।